ये है ईसा खान नियाजी का मकबरा। ईसा खान शेर शाह सूरी के दरबार में अफगानी मूल का एक शक्तिशाली सरदार था। ये लोधी वंश के प्रति वफादार था और मुगलों का विरोधी। इतिहासकारों का मानना है कि पुराने किले में कुछ भूमिगत कमरे और सुरंगें भी थीं। माना जाता है कि इनमें कुछ रास्ते रात के वक्त जब किले की दीवारों पर हल्की रोशनी पड़ती है और झील का पानी चांदनी में चमकता है, तब इस जगह दिल्ली दीवाने खास मुगल साम्राज्य की सर्वोच्च सत्ता और वैभव का प्रतीक था। यहाँ पर लिए जाने वाले फैसले गेट से भीतर आते ही सामने एक बड़ा सा खुला आंगन दिखाई देता है। मुगल काल में यहाँ घोड़े और हाथियों की सवारियां दिल्ली की भीड़ भाड़ और तेज रफ्तार जिंदगी के बीच बसा एक ऐसा स्मारक जो सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि प्रेम, शक्ति और वास्तुकला की एक अद्वितीय गाथा है। यह है हुमायूं का मकबरा। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक धरोहर की पूरी कहानी इतिहास के पन्नों से। हुमायूं का मकबरा भारत की राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। यह मकबरा मुगल सम्राट हुमायूं की याद में बनवाया गया था और यह भारत की शुरुआती मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। हुमायूं, जिनका जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था, मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक थे। उन्होंने 1530 में 23 साल की उम्र में गद्दी संभाली और 1540 तक शासन किया और फिर 1555 से लेकर 1556 तक शासन किया। हुमायूं बाबर के पुत्र थे और उन्हें अपने पिता से एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत के कुछ हिस्से थे। हुमायूं का शासनकाल चुनौतियों से भरा था। उन्हें अपने भाइयों के साथ सत्ता के संघर्ष का सामना करना पड़ा और 1540 में शेर शाह सूरी से हारने के बाद उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। 1555 में हुमायूं ने फारसी सेना की मदद से दिल्ली पर फिर से नियंत्रण हासिल किया, लेकिन अगले ही साल उनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के बेटे अकबर, जो उस समय पंजाब में थे, इनको बादशाह घोषित किया गया। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु एक हादसे में हो गई, जब वह पुराना किला के स्थित अपने शेर मंडल इमारत की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर पड़े थे। हुमायूं कला और विज्ञान में गहरी रुचि रखते थे और उनकी लाइब्रेरी उस समय की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक मानी जाती थी। उनकी पत्नी हाजी बेगम, जिनका पूरा नाम हमीदा बानो बेगम था, इन्होंने अपने पति की याद में और उन्हें अमर बनाने के लिए एक ऐसा मकबरा बनवाया जो आज भी इतिहास की सबसे भव्य इमारतों में गिना जाता है। मकबरे का निर्माण 1565 में शुरू हुआ और 1572 में पूरा हुआ। इसके निर्माण में लगभग 7 साल लगे। हजारों कारीगरों और मजदूरों ने काम किया। मकबरे को बनाने में फारसी, अफगानी और भारतीय कारीगरों का सहयोग था। इसके वास्तुकार मिर्क मिर्जा गयास और उनके बेटे सैयद मोहम्मद थे, जो कि एक फारसी आर्किटेक्ट थे। इस मकबरे में लाल बलुआ पत्थर को पहली बार इस्तेमाल किया गया था। यह शक्ति और शाही गरिमा का प्रतीक है और सफेद संगमरमर पवित्रता और शांति का प्रतीक। दोनों का संयोजन बाद में ताजमहल और अन्य मुगल इमारतों में भी अपनाया गया। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर है और इसके चारों ओर सुंदर बाग बगीचे, पानी की नहरें और फव्वारे हैं। हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला की शुरुआती मिसाल है, जिसने बाद में ताजमहल जैसी भव्य इमारतों की नींव रखी। इसे भारत में मुगल काल के पहले शाही मकबरे के रूप में जाना जाता है। मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 22 फीट है। हुमायूं के मकबरे को कभी कभी ताजमहल से पहले की प्रैक्टिस बिल्डिंग भी कहा जाता है। यह एक प्रयोग था कि किस तरह फारसी, भारतीय और इस्लामी शैलियों को मिलाकर कुछ नया बनाया जा सकता है। हुमायूं का मकबरा भारत का पहला स्मारक था जहां एक भव्य गुंबद के नीचे सम्राट की कब्र को जगह दी गई। मकबरे के मुख्य परिसर में ही कई छोटे छोटे और भी शानदार ऐतिहासिक स्मारक हैं, जिन्हें देखकर उनके इतिहास को जानने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। आइए देखते हैं इनमें से कुछ को और पलटते हैं इतिहास के पन्ने। यह है अरब सराय का मेन गेट।
इसका 14 मीटर ऊंचा मुख्य दरवाजा विशाल और कलात्मक है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर और सजावटी मुगल मेहराबें हैं। कुछ हिस्सों में अब ऊपरी गुंबद और दीवारें क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन फिर भी उसकी बनावट आज भी भव्य दिखती है। अरब सराय का निर्माण हुमायूं के मकबरे के निर्माण के दौरान कारीगरों और मजदूरों के ठहरने के लिए किया गया था। यह सराय एक प्रकार की कारवां सराय, यात्रियों मुसाफिरों की सराय थी, जिसमें दूर दराज से आए लोग, विशेष रूप से ईरान, फारस और अरब देशों से आए शिल्पकार और कलाकार अस्थायी रूप से ठहरते थे। ऐसा माना जाता है कि इस सराय में कुछ समय के लिए हज पर जाने वाले यात्री भी रुका करते थे, क्योंकि मुगल शासन में हज पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यह है हुमायूं मकबरे परिसर में बना ईसा खान का मकबरा। इस मकबरे का निर्माण ईसा खान ने अपने जीवन काल में ही करवा लिया था। इस परिसर में एक मकबरा और एक मस्जिद है और इसका निर्माण हुमायूं मकबरे से 20 साल पहले का है। इस मकबरे का निर्माण ईसा खान ने अपनी मृत्यु से पहले खुद के लिए करवाया था, 1547 ईस्वी में। यह उस समय की अभूतपूर्व वास्तुकला का उदाहरण है और जिससे हमें पता चलता है कि ईसा खान कितना प्रभावशाली व्यक्ति था। जब बाबर ने भारत पर हमला किया और लोदी वंश का पतन हुआ, तो कई अफगान सरदार मुगलों के खिलाफ खड़े हुए, जिसमें ईसा खान प्रमुख था। यह अष्टकोणीय मकबरा, जो कि हुमायूं के मकबरे से 20 वर्ष पहले का है, खूबसूरत छतरियों, चमकदार टाइलों और पत्थर की जालीदार खिड़कियों से इसे सजाया गया है। इसमें इस्लामी वास्तुकला के साथ अफगानी प्रभाव भी देखने को मिलता है। मकबरे के ऊपर एक भव्य गुंबद और चारों ओर छोटे छोटे गुंबद भी हैं। मुख्य गुंबद नीली टाइलों से सजाया गया था, जो आज भी कहीं कहीं नजर आती हैं। और अब यह है ईसा खान मकबरे के अंदर का हिस्सा, जहां पर ईसा खान की कब्र है, उसकी पत्नी की कब्र है और उसी के परिवार के सदस्यों की कब्रें हैं। ईसा खान का पूरा नाम ईसा खान न्याजी था, जो कि शेरशाह सूरी के दरबार में अफगानी मूल का एक शक्तिशाली सरदार था। ये लोदी वंश के प्रति वफादार था और मुगलों का विरोधी। इसने सन 1547 ईस्वी में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये ईसा खान द्वारा बनवाई गई एक खूबसूरत मस्जिद है, जो अपनी मौजूदगी का एहसास आज भी अपनी मजबूती से देती है। इस चौड़ी मस्जिद के बीच एक विशाल लाल पत्थर का दरवाजा है, जो पूरी मस्जिद की खूबसूरती को बढ़ा देता है। अंग्रेजों के समय से और आजादी के बाद संरक्षण से पहले इस पूरे परिसर में एक पूरा गांव आबाद था। बाद में आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर और भारतीय पुरातत्व विभाग ASI ने मिलकर इस पूरे ईसा खान परिसर और हुमायूं मकबरे परिसर का संरक्षण किया, जिसमें हजारों ट्रक मलबा बाहर फेंका गया और इसमें ईंटों की सफाई और पत्थरों की सफाई, दीवारों की मरम्मत और पुरानी स्थापत्य शैली को बनाए रखने की कोशिश की गई। आज यह पूरा हुमायूं मकबरा परिसर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। दोस्तों, इतिहास को किताबों में पढ़ना और इतिहास को आंखों से देखना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूं भारत की शान, दिल्ली के दिल में बसा ऐतिहासिक लाल किले की सैर पर, जहां हर ईंट में इतिहास और हर कोने में संस्कृति की झलक मिलती है। आज मैं आपको लाल किले के खूबसूरत और ऐतिहासिक स्मारकों को तो दिखाऊंगा ही, साथ में इतिहास की उन बातों को भी बताऊंगा जिन्हें आप सच में नहीं जानते। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये लाल किले का मेन एंट्री गेट है, जिसे लाहौरी गेट के नाम से जाना जाता है। इसका नाम लाहौरी गेट इसलिए पड़ा क्योंकि यह रास्ता पहले लाहौर की तरफ जाता था। गेट से भीतर आते ही सामने एक बड़ा सा खुला आंगन दिखाई देता है। मुगल काल में यहाँ घोड़े और हाथियों की सवारियां रुका करती थीं।
जो आप सामने ऊंची जगह देख रहे हैं, हर स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इस खुले आंगन से चलते हुए हम पहुंचते हैं छत्ता चौक। इसे मीना बाजार भी कहा जाता है। मुगल काल में यह राजघराने की महिलाओं और रईसों के लिए खास बाजार हुआ करता था, जहां जेवर, कपड़े, इत्र और नायाब चीजें बिकती थीं। आज भी यहाँ छोटी छोटी दुकानों में एंटीक पीस, हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग्स और ज्वेलरी वगैरह मिलती है। इसे छत्ता बाजार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय ये पहला बाजार ऐसा था जो किसी छत के नीचे बना हुआ था, इसीलिए इसे छत्ता बाजार कहा गया। इसे लाल किले के मेन गेट लाहौरी दरवाजे के ठीक बाद बनाया गया था, ताकि यह एक शाही गलियारा और बाजार दोनों का काम करे। यहीं से होकर शाही सवारियां दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल और शाही बागों तक जाती थीं। यह बाजार आम जनता के लिए नहीं था, शाही परिवार और रईसों के लिए ये खास बाजार था। यहाँ केवल राजघराने की महिलाएं, खास मेहमान या महल के अंदर काम करने वाले ही खरीदारी कर सकते थे। यह जगह शाही मेलों, त्योहारों जैसे रमजान, ईद, बकरीद पर लगने वाला खास बाजार होता था, जहाँ शहजादियां और बेग में छोटी छोटी दुकानों से सामान खरीदती और शहजादों, राजकुमारों से मिलती। इस छत्ता चौक बाजार से बाहर निकलने के बाद जो सामने इमारत दिखाई दे रही है, इसे नौबत खाना या नक्कार खाना कहते हैं। इसका मतलब होता है नगाड़ों, ढोल बजाने की जगह। यहाँ से शाही ऐलान होता था और बादशाह के आने पर नगाड़े बजते थे, यानी यह नगाड़े बजाने की जगह थी। अंग्रेजी में इसे ड्रम हाउस भी कहते हैं। यही वो इमारत है जो छत्ता चौक के ठीक बाद आती है और दीवाने आम की ओर जाने का रास्ता देती है। मुगल सम्राट के आने जाने, शाही जुलूस या किसी जरूरी ऐलान पर यह नगाड़े, शहनाई और तुरही बजती थी। इसे पार करने के बाद ही कोई व्यक्ति दीवाने आम में प्रवेश कर सकता था। शाही मेहमानों, राजदूतों, अधिकारियों का स्वागत यहीं से होता था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने यहाँ म्यूजिक, टेंट हाउस और बाद में संग्रहालय बना दिया। यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं बल्कि शाही समारोहों का केंद्र था। छत्ता चौक से आकर नौबत खाना पार करते ही शाही दरबार का माहौल दिखाई देता था। ये जो अब आप देख रहे हैं, ये है दीवाने आम, यानी कि आम जनता का दरबार। यहाँ बादशाह आम जनता, व्यापारी, अमीर और दरबारियों की अर्जियां सुना करते थे और फैसले सुनाते थे। यह आम लोगों का शाही प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने का संपर्क स्थल था। यह एक बड़ा खुला हालनुमा ढांचा है जिसमें ऊंचे मेहराब हैं, लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। चारों ओर गैलरी और मेहराब जनता के लिए बने थे। दीवाने आम में बादशाह के लिए एक सफेद संगमरमर का ऊंचा चबूतरा बना हुआ है, जिसे बंगाल शैली की छतरी से ढका गया है। इस पूरे चबूतरे को बारीक नक्काशी, कीमती पत्थरों और फूल पत्तों और चिड़िया के डिजाइन से उकेरा गया है, जो कि बेहद खूबसूरत और शानदार दिखता है। सिंहासन के ठीक नीचे जो चौकी रखी है, इसका इस्तेमाल वजीर जनता की शिकायती अर्जी लेने के लिए किया करते थे। इस संगमरमर के मंच पर मुगल काल में तख्ते ताऊस रखा जाता था, जहां मुगल बादशाह बैठते थे। तख्ते ताऊस, जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता था, इस बेशकीमती सिंहासन को शाहजहां ने 1635 ईस्वी के आसपास बनवाया था। इसे बनाने में लगभग 7 साल लगे थे और उस समय करीब 1 करोड़ रुपए मुगल काल की मुद्रा का खर्च आया था। उस दौर के लिहाज से ये बहुत बड़ा खर्च था। यह पूरी तरह सोने से मढ़ा हुआ था। इसमें अनगिनत हीरे जवाहरात, पन्ने, मोती और मणिक जड़े थे और इसकी पीठ पर 2 मोर बने थे, इसलिए इसका नाम तख्ते ताऊस और मयूर सिंहासन पड़ा। नादिर शाह ने 1739 पर दिल्ली पर बड़ा आक्रमण किया और लूटमार की। वो ये सिंहासन लूटकर अपने साथ फारस ले गया, जिसे आज ईरान कहा जाता है। आज असली तख्ते ताऊस लाल किले में नहीं है, सिर्फ उसका संगमरमर का चबूतरा बचा हुआ है। यह सिंहासन मुगल बादशाह की शक्ति
और वैभव का प्रतीक था। नहर बिहिश्त, इसका मतलब है स्वर्ग की नहर। यह आर्टिफिशियल बनावटी पानी की छोटी नहरें थीं जो शाहजहां के समय में लाल किले के अंदर जगह जगह बनाई गई थीं। यह नहरें यमुना नदी से पानी लाकर पूरे महल में ठंडक और खूबसूरती के लिए बहाई जाती थीं। यह सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि ठंडक, सुकून और शाही जिंदगी के आराम के लिए बनाई गई थीं। मुगल काल में चार बाग शैली और पानी की नहरें इस्लामी और फारसी बागवानी परंपराओं से प्रभावित थीं। आज भी लाल किले में इसका कुछ हिस्सा मौजूद है, हालांकि ज्यादातर जगहों पर पानी बहना बंद हो चुका है। रंग महल, रंग महल को शाहजहां ने 17वीं शताब्दी 1648 के आसपास लाल किले के अंदर बनवाया था। इसे इम्तियाज महल भी कहा जाता था। यह महल बादशाह की बेगमों और शाही ख्वातीन यानी औरतों के रहने के लिए था। यहाँ पर बादशाह अपनी बेगमों के साथ समय बिताते और कभी कभी निजी दरबार भी लगाते थे। महल के बीच में एक बड़ा हॉल है, मेहराबों से बना है। ये महल 6 कमरों में बटा हुआ है। छत और दीवारों पर रंगीन फूलों, बेल बूटों और नक्काशी और सुनहरी पेंटिंग्स थीं। इस महल की छतों और दीवारों पर शीशे के छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए थे जो रोशनी को रिफ्लेक्ट कर दिलकश नजारा पेश करते थे। इसी वजह से इसका नाम रंग महल पड़ा। बीच में नहर बहिश्त पानी की नहर बहती थी जिससे ठंडक और खूबसूरती दोनों बढ़ती थी। नीचे तहखाना भी था जिसमें गर्मियों में भी ठंडक बनी रहती थी। अंग्रेजी शासन के समय इसमें कई बदलाव किए गए और कुछ हिस्से बर्बाद और तबाह भी हुए। हालांकि कांच व सोने की सजावट ज्यादातर खत्म हो चुकी है जिससे अब ये बेनूर सा दिखता है। मुमताज महल, इस महल को 17वीं सदी में शाहजहां के समय बनवाया गया था। इस शाही महल का नाम शाहजहां की प्यारी बेगम मुमताज के नाम पर रखा गया था। यह महल शाही हरम का हिस्सा था, खास तौर पर शाही परिवार मुगल बादशाह की बेगमों के रहने के लिए बनवाया गया था। इसे छोटे रंग महल के नाम से भी जाना जाता था। इसमें मुगल शैली की खूबसूरत नक्काशी, संगमरमर का काम, मेहराबें, नाजुक कारीगरी और शानदार सजावट थी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और 1857 की क्रांति के वक्त यहाँ से कई बेशकीमती चीजें लूट ली गईं और अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल कैदियों को रखने के लिए जेल की तरह किया, जिसकी वजह से इस महल की असली बनावट बिल्कुल बदल गई। यह महल शाही जीवन का हिस्सा था और इसकी खूबसूरती मुगल काल की कला और संस्कृति को दिखाती है। दीवान खास, इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने 1639 से 1648 ईस्वी के बीच बनवाया था। यह वह जगह थी जहां बादशाह अपने निजी दरबारियों, मंत्रियों और खास मेहमानों से मुलाकात करते थे। यहाँ राज्य के महत्वपूर्ण राजनीतिक, प्रशासनिक और सैन्य फैसले लिए जाते थे। यूरोपीय यात्रियों के अनुसार यह दरबार मुगल साम्राज्य की शक्ति और शान का प्रतीक था। यह एक आयताकार हॉल है जिसमें संगमरमर की बनी दीवारें हैं। दीवारों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई और फूल पत्तियों के डिजाइन बने हैं। हॉल की छत लकड़ी की थी जिस पर सोने के पानी की रंगीन पेंटिंग थी जिसके कुछ निशान आज भी दिखाई देते हैं। बीच में बादशाह का तख्ते ताउस रखा जाता था। इस सिंहासन के पीछे भी सुंदर पर्दे और दीवारों पर डिजाइन बने थे। हॉल के चारों ओर संगमरमर की खूबसूरत जालियां और खुले मेहराब बने हैं ताकि रोशनी और हवा अंदर आए। दीवारों पर फारसी में लिखा अमीर खुसरो का मशहूर शेर, गर फिरदौसे बर रुए जमी, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर जमी पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। यह हाल मुगल साम्राज्य की सर्वोच्च सत्ता और वैभव का प्रतीक था। यहाँ पर लिए जाने वाले फैसले पूरे साम्राज्य को प्रभावित करते थे। यहाँ विदेशी राजदूत, सूबेदार, जागीरदार और उच्च पदाधिकारी बादशाह से मिलते थे, इसलिए इसे दीवाने खास कहा गया। शाही हमाम, यह भी बहुत खास जगह है जिसे शाही हमाम, रॉयल बाथ कहा जाता है, लेकिन आजकल किन्हीं कारणों से इसे बंद कर दिया गया है। यह बेहद खूबसूरत और शानदार बना है। यह शाही हमाम बादशाह, उनके परिवार
और नजदीकी लोगों के नहाने धोने और आराम के लिए बनवाया गया था। इसमें 3 शानदार कमरे हैं, ठंडे पानी का कमरा, गुनगुने पानी का कमरा और गर्म पानी का कमरा। फर्श और दीवारें सफेद संगमरमर से बनी हैं। उस पर नाजुक इनले वर्क और रंगीन डिजाइन बने हैं। छत पर भी रंग बिरंगे डिजाइन और फूल पत्तियों की आकृतियां बनी हैं। यहाँ बादशाह आराम से स्नान करते, कभी कभी हकीमों द्वारा स्टीम बाथ या औषधीय स्नान भी होता था। मोती मस्जिद। इस मस्जिद को मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1662 ईस्वी से 1663 ईस्वी के बीच अपने निजी इस्तेमाल के लिए बनवाया था। इसे खास तौर पर शाही परिवार और शाही हरम की औरतों के नमाज अदा करने के लिए बनवाया गया था। पहले इस मस्जिद के अंदर जाने की इजाजत थी, लेकिन अब इसे लॉक कर दिया गया है। इसका नाम मोती मस्जिद इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी सफेद संगमरमर की बनावट मोती जैसी चमकती है। अंदर से पूरी मस्जिद सफेद संगमरमर से बनी है। मस्जिद के हाल में 3 मेहराबें बनी हैं। यह हॉल आंगन से ऊंचे चबूतरे पर बना है। मस्जिद का आंगन छोटा है, लेकिन अंदर से पूरा का पूरा सफेद संगमरमर से बना है। आंगन में फव्वारे सहित हौजे वुजू बना है, जिसमें नमाज से पहले वुजू करने की जगह बनाई गई है। इसकी सजावट बहुत सादी लेकिन खूबसूरत है, जैसे कि औरंगजेब के दौर में आम था। हयात बख्श बाग। इस नाम का मतलब है जिंदगी को ताजगी देने वाला बाग। यह लाल किले का सबसे बड़ा और मुख्य बाग है, जो किले के उत्तरी हिस्से में फैला हुआ है। इसे जहांगीर और शाहजहां के बागों की शैली पर बनाया गया था। बीच में नहरें और उसके दोनों तरफ फूलों फलों के पौधे लगते थे। यह बाग बादशाह और शाही मेहमानों के टहलने और आराम करने की जगह थी। सावन भादो मंडप। यह हयात बख्श बाग के बीच में बने 2 छोटे मंडप हैं। इनके नाम भारतीय मानसून के 2 महीनों सावन और भादो पर रखे गए हैं। ये दोनों मंडप सफेद संगमरमर के बने हैं, जो कि बेहद खूबसूरत दिखते हैं। यहाँ बनावटी झरने और फव्वारे चलते थे। जब पानी गिरता था तो ऐसा लगता था जैसे बरसात हो रही हो। इसी वजह से इनका नाम सावन भादो मंडप पड़ा। इन मंडपों का इस्तेमाल शाही परिवार और खास मेहमान गर्मियों या बरसात के मौसम में बैठने, ठंडक और मनोरंजन के लिए करते थे। जफर महल। यह महल लाल किले के हयात बख्श बाग के बीचों बीच है, जहां इसके दोनों तरफ सावन और भादो मंडप बने हैं। इसे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समय में 1842 के बाद बनवाया गया था। यह एक 2 मंजिला लाल बलुआ पत्थर का छोटा महल है, जिसमें आगे पीछे बरामदे और ऊपर छज्जा है। महल के चारों तरफ पानी का तालाब है, जिसमें पानी भरा रहता था। साथ में बाग, पानी के नहरें और फव्वारे थे, ताकि बैठने वालों को ठंडक और खूबसूरत माहौल मिले। इसका इस्तेमाल बादशाह अपने निजी आराम और बैठकों के लिए किया करते थे। बहादुर शाह जफर का मन था कि उनकी कब्र यहीं जफर महल में बने, इसलिए उन्होंने यहाँ एक छोटा सा मकबरा नुमा चबूतरा भी बनवाया था। लेकिन 1857 के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून, म्यांमार में कैद कर दिया और वहीं 1862 में उनकी मृत्यु हुई। उनकी असली कब्र अब वहीं रंगून में है। नहरे बहिश्त सफेद संगमरमर का खूबसूरत पवेलियन है, जिसे औरंगजेब के समय बनवाया गया था। इसकी छत वेल बैक यानी मछली के पीठ जैसे डिजाइन की है। शाह बुर्ज को कभी लाल किले की पानी आपूर्ति प्रणाली का मुख्य हिस्सा माना जाता था। यहाँ से यमुना नदी से पानी उठाकर नहरे बहिश्त नहर के जरिए किले के अंदरूनी महलों, बागों और फव्वारों तक पहुंचाया जाता था। 1857 के गदर में यहाँ काफी नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने लाल किले को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने महलों, नहरों, बागों और अन्य मुगल काल की कई इमारतों को नष्ट कर दिया या बदल दिया, और वहां कई तरह की बैरक्स को बनवाया गया जो 3 मंजिला थीं, ताकि यहाँ फौज को ठहरने के लिए जगह बन सके। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये इतिहास और वास्तुकला दोनों ही लिहाज से बहुत खास है। ये दिल्ली के पुराने किले का बड़ा दरवाजा है, जिसे मुख्य द्वार भी कहा जाता है।
जहां से रात से जुलूस और सैनिकों का आना जाना होता था। यह दरवाजा करीब 18 मीटर यानी 60 फीट ऊंचा है। यह लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना है। इसके ऊंचे बुर्ज और मीनारें इसे बेहद आलीशान बनाती हैं। दरवाजे के दोनों ओर मजबूत बुर्ज यानी वॉच टावर बने हुए हैं। इन बुर्जों से सैनिक दूर तक नजर रख सकते थे। ऊपर की ओर बनी मेहराब और झरोके अफगानी और मुगल शैली का खूबसूरत मेल है। दरवाजे के ऊपर से पूरे किले और यमुना नदी का शानदार नजारा दिखाई देता था। यह दरवाजा किले का मुख्य प्रवेश द्वार था, जहां से बादशाह, सैनिक और आम लोग अंदर आते जाते थे। युद्ध के समय यह दरवाजा सेफ्टी के लिहाज से बहुत मजबूत बनाया गया था। इसमें भारी लकड़ी के तख्ते और लोहे की कीलें लगी हुई हैं, ताकि दुश्मन आसानी से तोड़ ना सके। आज 500 साल बाद भी यह दरवाजा अपनी जगह वफादारी से खड़ा है और अपनी अटूट मजबूती की गवाही दे रहा है। कहते हैं जब बादशाह का जुलूस निकलता था तो इस दरवाजे से गुजरते हुए ढोल नगाड़ों की आवाजें और घोड़ों की टापें दूर तक गूंजा करती थी। सूरज निकलने पर यह खुलता था और सूरज डूबने के बाद रात होते ही बंद। ये थी सुरक्षा की एक पुरानी परंपरा। दरवाजे की ऊपरी मंजिल पर कभी एक घंटा घर या ढोल घर हुआ करता था। इसे हर सुबह और शाम लोगों को समय का संकेत देने के लिए बजाया जाता था। यह उस दौर का पब्लिक क्लॉक कहा जा सकता है। अगर आप दिल्ली आए तो इस दरवाजे से होकर जरूर गुजरिए, क्योंकि यहाँ की हवा में आज भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है। यमुना नदी के किनारे बसा दिल्ली का पुराना किला भारत के सबसे पुराने और रहस्यमय किलों में से एक है, जिसकी दीवारों में आज भी सदियों का इतिहास सांस लेता है। मुगल बादशाह हुमायूं ने 1533 ईस्वी में इस किले की नींव रखी और इसका नाम रखा दीन पनाह यानी मानवता का घर। हुमायूं इसे दीनी तालीम और सियासत का केंद्र बनाना चाहते थे, लेकिन 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शेरशाह ने इस किले को और मजबूत बनाया और इसे नया रूप दिया। शेरशाह सूरी ने शानदार किला कून्हा मस्जिद और तलाकी दरवाजा बनवाए। यह किला राजधानी का केंद्र बन गया था, जहां से प्रशासन, सेना और दरबार चलता था। 1555 में हुमायूं ने शेरशाह के वंशजों को हराकर दिल्ली जीती और इसी किले में रहने लगे। अगले ही साल 1556 में हुमायूं की मौत यहीं के शेर मंडल नामक इमारत की सीढ़ियों से गिरने से हो गई। पुराना किला की दीवारें सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये दिल्ली के सैकड़ों साल पुराने इतिहास और युद्धों की गवाह है। पुराना किला की दीवारें बेहद मजबूत है। इनकी मोटाई लगभग 13 से 20 फीट तक मानी जाती है। ऊंचाई कुछ जगहों पर करीब 65 फीट तक पहुंचती है। इतनी मोटी दीवारें इसलिए बनाई गई कि तोपों के गोलों और हमलों से किला सुरक्षित रहे। यह किला मुगल काल के साथ साथ प्राचीन भारत के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। समय के साथ यह किला टूटा बिखरा, लेकिन इसकी शान शौकत आज भी कायम है। यह है पुराने किले का हुमायूं दरवाजा। ये लाल बलुआ पत्थर और यहाँ के स्थानीय पत्थरों से बना है। हुमायूं दरवाजा पुराना किला दिल्ली की सबसे रहस्यमय और ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है। इतिहासकारों में मतभेद है कि इसे हुमायूं दरवाजा क्यों कहा गया। कुछ कहते हैं कि हुमायूं ने इसे बनवाया, जबकि दूसरे कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने बनवाया, और बाद में जब हुमायूं ने दिल्ली जीती तो इस दरवाजे से होकर किले में प्रवेश किया, इसलिए इसका नाम हुमायूं दरवाजा पड़ा। मुगल काल में इस दरवाजे की दीवारों पर चमकदार टाइलें और नीले सफेद संगमरमर के पैटर्न लगे थे। जब चांदनी पड़ती तो पूरा दरवाजा हल्की रोशनी में नीला सा चमकता था, इसलिए इसे चांद द्वार भी कहा गया। दिल्ली के पुराने किले की वीरान दीवारों के बीच एक लाल पत्थर की 2 मंजिला इमारत खड़ी है, जो आज भी वक्त से बातें करती है। इसे कहते हैं शेर मंडल। हुमायूं को ज्योतिषी और खगोल में गहरी रुचि थी। जब मुगल सम्राट हुमायूं ने इस किले को बनवाया तो उसने इस इमारत को अपनी खगोल वेधशाला
ऑब्जर्वेटरी और बाद में निजी पुस्तकालय के रूप में बनाया। यह जगह हुमायूं के लिए सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं थी, बल्कि उसका ज्ञान का घर थी, जहां वो आसमान में तारों को देखता और किताबों में खुद को ढूंढता था। कहते हैं कि इस इमारत की ऊपरी मंजिल से यमुना नदी और आसमान दोनों एक साथ दिखते थे, मानो धरती और आकाश यहां मिलते हों। शेर मंडल 8 कोणों अष्टकोण वाली इमारत है, जो लाल बलुआ पत्थर से बनी है। अंदर घुमावदार सीढ़ियां, गुंबद और दीवारों पर बनी खूबसूरत इनले नक्काशी मुगल कला की पहली झलक मानी जाती है। लेकिन इतिहास की किताबों में शेर मंडल का जिक्र सिर्फ खूबसूरती और वास्तुकला के लिए नहीं है, बल्कि एक दुखद घटना के लिए भी है। सन 1556 ईस्वी में जब हुमायूं अजान की आवाज सुनकर नमाज पढ़ने के लिए अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ी के नीचे उतर रहे थे, तो उनका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से गिर पड़े। सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। आज भी यह जगह उस हादसे की गवाह है, जहां एक बादशाह का ज्ञान का सफर अचानक जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। दिल्ली का पुराना किला, जहां हर ईंट हर दीवार सदियों की कहानी कहती है। इस किले के बीचों बीच खड़ी है एक ऐसी मस्जिद जो वक्त से बहुत आगे थी, किला कून्हा मस्जिद। किला कून्हा मस्जिद उस दौर की एक बेहद खूबसूरत और आलीशान ऐतिहासिक इमारत है। किला कून्हा मस्जिद का मतलब है पुराने किले की मस्जिद। इस मस्जिद को शेरशाह सूरी ने करीब 1541 ईस्वी में बनवाया था। शेरशाह सूरी उस समय दिल्ली का शासक था और उसने हुमायूं को हराने के बाद यह किला अपने नियंत्रण में लिया था। यह मस्जिद उस समय के दरबार की राजकीय मस्जिद मानी जाती थी, जहां शेरशाह सूरी खुद नमाज पढ़ता था। मस्जिद लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनी है। इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए काले संगमरमर का इस्तेमाल बारीकी के साथ किया गया है, जिससे इसकी कलर मैचिंग बेहद दिलकश लगती है। मस्जिद के अंदर 5 मेहराब हैं। बीच की मेहराब सफेद संगमरमर से बनी है, जो सबसे बड़ी मेहराब है, और उस पर कुरान की आयतें खुदी हैं। यह भारत की शुरुआती मस्जिदों में से एक है। अंदर की दीवारों पर पत्थर की महीन नक्काशी और कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। बीच की मेहराब बेहद खूबसूरत है, इसमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन बने हैं। यह मस्जिद सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है जहां आवाज भी दीवारों से टकरा कर लौटती है। धीरे से बोलो तो आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। कहा जाता है कि शेर शाह अक्सर यहां बैठकर अपने साम्राज्य की योजनाएं बनाता था और यह उसकी पसंदीदा जगह थी। इसकी मेहराबों और सुकून भरे माहौल की वजह से कई फोटोग्राफर और फिल्म मेकर यहां शूटिंग करते हैं। किला कूना मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि दिल्ली की मिट्टी में लिखी एक ऐतिहासिक दुआ है। पुराना किला में कई हिस्से ऐसे हैं जहां जाने से भी डर लगता है, क्योंकि इसकी दीवारों के साथ कई जगह कमरे, तहखाने और चौकियां बनी हुई हैं। इसके पीछे बहुत गहरा ऐतिहासिक कारण है। पुराना किला एक सैन्य किला था, यानी इसे सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि रक्षा और युद्ध की तैयारी के लिए बनाया गया था। इसलिए इसकी मोटी दीवारों के साथ अंदर कमरे, गलियारे और चौकियां बनाए गए। इसका इस्तेमाल सैनिकों और सुरक्षा कर्मचारियों के ठहरने, हथियार रखने और चौकीदारी के लिए होता था। दीवारों के मोटे हिस्से में बने कुछ कमरे हथियार और तोपों के गोले रखने के लिए बनाए गए थे। इतिहासकारों का मानना है कि पुराने किले में कुछ भूमिगत कमरे और सुरंगें भी थीं। माना जाता है कि इसमें से कुछ रास्ते यमुना नदी के पार तक जाते थे। इन्हें आपातकाल में भागने या संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन जगहों से सैनिक दीवारों के अंदर चलते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक गुप्त रूप से पहुंच सकते थे। कुछ कमरों के भीतर बने गहरे कमरे गर्मी के मौसम में ठंडक बनाए रखने के लिए बनाए गए थे। बादशाह और सैनिक दोनों इसका इस्तेमाल आराम करने के लिए करते थे। कुछ रास्ते तो सीधे यमुना नदी तक जाते थे, ताकि खतरे के वक्त शाही परिवार गुप्त रूप से निकल सके। दिल्ली के पुराने किले में एक दरवाजा है, जिससे निकलने की मनाही थी, क्योंकि जो गया वो लौटा नहीं। इसे मनहूस माना जाता था। यह है तलाकी दरवाजा, एक रहस्य
जो आज भी जिंदा है। तलाकी दरवाजा दिल्ली के पुराने किले के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। यह किले के 3 मुख्य दरवाजों में से एक है। यह दरवाजा शेरशाह सूरी के 1538 से 1545 ईस्वी के शासनकाल में बनाया गया था। शेरशाह ने इसे सुरक्षा और आपातकालीन निकासी के लिए बनवाया था। इस दरवाजे का नाम तलाकी अरबी शब्द तलाक से लिया गया है। दरवाजा 2 मंजिला है और ऊपर के हिस्से में बालकोनीज बनी हैं। दरवाजे के ऊपर तीरंदाजों के लिए छोटे छेद बनाए गए थे ताकि युद्ध के समय दुश्मन पर नजर रखी जा सके। कहा जाता है कि इस दरवाजे से निकलना अशुभ माना जाता था। किसी भी बादशाह या सैनिक को युद्ध से पहले इस दरवाजे से निकलने की मनाही थी, क्योंकि जो इस दरवाजे से जाता वापस नहीं लौटता था। इसलिए इसे तलाकी दरवाजा यानी वर्जित दरवाजा कहा गया। पुराना किला के पार्क बेहद खूबसूरत बने हैं, अच्छे से देखभाल की जाती है। इसके पास ही एक सुंदर झील है जहां लोग बोटिंग एंजॉय करते हैं। आइए देखते हैं उस झील को जो पुराने किले की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। पुराने किले के पास यह झील आज टूरिस्ट की सैरगाह है। पुराना किला दिल्ली का एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जिसका इतिहास मुगलों, शेरशाह सूरी और दिल्ली की प्राचीन सभ्यता तीनों से जुड़ता है।